नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्रीलिम्स की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है उसमें जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे छात्रों को मैंने ये देखा है कि बहुत मेहनत करते हैं, बड़े परिश्रम से तैयारी करते हैं और जब प्रीलिम्स का वक्त आता है तो वो प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी फंडामेंटल उनसे एरर हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कि उनकी सारी तैयारी जो है वो काम नहीं आती है उस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है, उसे कैसे क्रैक किया जाए, किस तरीके से उसमें क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो 7 प्रकार के आते हैं। आईएएस का अगर आप प्रश्न पत्र देखें, अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का आप प्रश्न पत्र देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लगभग 7 प्रकार जो हैं वो आते हैं जिन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज मुझे ये विशेष रूप से आपसे बतानी है कि प्राय छात्र तैयारी जो करते हैं, अब तो आप जानते हैं कि विषय की परीक्षा होती नहीं है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, अब जीएस से ही निपटना पड़ता है। तो बहुत सारे छात्र जीएस की मोटी मोटी किताबें और जीएस के अध्ययन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है वो लड़ाई वो नहीं लड़ पाते हैं, वो किताबों की पढ़ाई में ही अपने उलझे रह जाते हैं। असली लड़ाई जो होती है वो है कि पूरे प्रश्न के स्वरूप को समझा जाए। प्रश्न एक प्रकार से हमारे एनिमीज हैं, जैसे हम अगर लड़ाई के मैदान में देखें कि आईएएस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक हमारे लिए मैदान है, चुनौती है, तो उसमें ये 7 प्रकार के जो योद्धा हैं, 6-7 प्रकार के जो प्रीलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हर योद्धा से निपटने की एक रणनीति हमको बनानी पड़ेगी। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कैसे वो रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, मान लीजिए इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में आप कोई अपनी तैयारी कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की, तो आप इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, किताबों को पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन उससे आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने की भी जो विधि है वो प्रायः हमारी गलत होती है, हम गलत तरीके से नोट्स बनाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो भी हमारी तैयारी की रणनीति हो वो हमें ठीक करनी होगी अगर हमको त्रुटियों से बचना है। और दूसरी रणनीति हमें ये लगानी होगी कि जितने प्रकार के प्रश्न पत्र, जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव किस्म के, हर प्रश्नों से निपटने की एक अलग रणनीति बनानी होगी। तो आइए देखें कि सबसे पहली रणनीति हमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निपटने की होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो हमें आपको ये सुझाव देना है कि ऑब्जेक्टिव जो प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें आपको 2 प्रकार की विशेष रणनीति का पालन करना चाहिए। मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी का कोई सेगमेंट तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप संविधान के प्रीएम्बल के बारे में कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें वास्तव में आपको गंभीर और लंबे चौड़े नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे पहला आपको काम करना चाहिए कि जो प्रीलिमिनरी की रणनीति है उस रणनीति में पहले तो नोट बनाने की जो रणनीति है वो क्या है वो हमें समझना चाहिए। और इसके लिए मुझे आपको ये सुझाव देना है कि आप नोट 1 लाइनर नोट्स बनाएं, अर्थात 1 लाइन के नोट बनाएं। नोट लंबे चौड़े, आधे आधे पैराग्राफ के, एक पेज के नोट से आपका कोई कुछ होने वाला नहीं है। आप सिंगल, क्योंकि बेसिकली हमें फैक्चुअल चीजें लेनी होती हैं, ये देखना होता है कि
अगर कोई विचार है तो उस विचार से संबंध में हमें संक्षेप में नोट बनाना है। उससे क्या फायदा होगा कि एक लाइन में जब आप नोट आप बनाएंगे तो धीरे 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 आपके पास बहुत सारे वन लाइनर्स हो जाएंगे उस विषय पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आप जब उसको पढ़ेंगे तो हर लाइन अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट आइडिया आपके दिमाग में चस्पा करेगा, और आसानी भी होगी आपको उसको समझने में भी, याद रखने में भी आसानी होगी। बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ से एक हेजी सा पिक्चर बनता है विषय के बारे में या अवधारणा के बारे में, लेकिन वो चीज़ दिमाग में बैठती कम है। इसलिए पहला सुझाव तो हमारा ये है कि आप जब भी कोई नोट्स बनाएं तो उसको वन लाइनर या एक लाइन के रूप में बनाइएगा, पहली चीज। दूसरा सुझाव मुझे ये देना है कि जब आप नोट बनाएं तो नोट बनाते समय एक बिंदु पर या एक टॉपिक पर, मान लीजिए प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप नोट बना रहे हैं, तो कम से कम 2 या 3 किताबों का सहारा लीजिए जिससे कि कोई चीज छूट ना जाए। और 2 या 3 पुस्तकों, जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो टेक्स्ट हैं उस पे, प्रीएम्बल पे, संविधान पे जो अच्छी पुस्तकें हैं, उनसे बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से उस चैप्टर से आप जो वन लाइनर्स के रूप में उसका बिल्कुल ज्ञान जो है अपने आप में सिमेट लीजिए वन लाइनर्स में। तो ये 2 काम आपको बहुत जरूरी है जो कि करना, कि नोट आपको बनाना है वन लाइनर के रूप में, और वो नोट बनाते समय आपको 2 या 3 किताबों का सहारा लेना है। अगर 2-3 अच्छी किताबों से आप वन लाइनर्स नोट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बना लेते हैं तो लगभग अवधारणा के स्तर पे भी और फैक्ट के स्तर पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छूटे। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब आप नोट बना लें तो उस नोट को, जाहिर है कि हमें रिवाइज करते रहना चाहिए बराबर। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने नोट बना लिया है दूसरी चीजों पे चलते हैं। नोट को प्रतिदिन कोशिश करिए कि एक चाहे 10 मिनट ही का समय दीजिए, लेकिन उसको झटके से एक रिवाइज कर जाइए ताकि रोज के रोज आपके जहन में वो चीजें कंठस्थ बनी रहें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो आप नोट बनाए हैं उन नोट से ही आपका काम नहीं चलने वाला है। केवल उसी को अगर आप पढ़ते रहिएगा तो भी बात उतनी अच्छी नहीं बनेगी। आपको दूसरी महत्वपूर्ण कोशिश ये करनी है कि उन वन लाइनर नोट से आप वास्तव में स्वयं क्वेश्चंस बनाइए, और क्वेश्चंस का निर्माण, और वो भी कैसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे आईएएस में पूछे जाते हैं, जिन पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे, तो आईएएस में जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वन लाइनर से आप कोशिश करिए कि आप भी एक प्रकार से स्वयं प्रश्न पत्र निर्माता हो जाएं। आप समझें कि किस साइकोलॉजी से एग्जामिनर प्रश्न पत्रों को बनाता होगा, किस तरीके से वो उसके विकल्पों को देता होगा। तो जब आप स्वयं रचनाकार होंगे इन वन लाइनर्स का सहारा लेके और स्वयं आप जो है क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको धीरे 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 क्वेश्चंस की आत्मा समझ में आने लगेगी कि प्रश्न से वास्तव में किस तरह से बनाए जाते हैं। प्रश्न बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रश्न कोई एक प्रकार के नहीं बनाने हैं आपको, प्रश्न आपको कई प्रकार के बनाने हैं, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो आपको दूसरा रणनीति ये लगानी है कि स्वयं आप अपने प्रश्नों को बनाएं, और जब आप अपने प्रश्नों को बनाएंगे तो जाहिर है कि आप उसकी की भी बनाएंगे, अर्थात उनको उत्तरों को भी लिखेंगे। मान लीजिए अगर किसी दिन आपने तय किया कि आज हमको 10 प्रश्न बनाने हैं प्रीएम्बल से, तो प्रीएम्बल से आप 10 प्रश्न बनाइए और 10 प्रश्नों के आप जाहिर है कि उत्तर भी की के रूप में कहीं नोट करेंगे, उसको भी नोट कर लीजिए अलग से। उसके बाद तीसरी रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि जिन प्रश्नों को आपने बनाया है, स्वयं आपने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, उन प्रश्नों को आप 1 हफ्ते बाद, 1 सप्ताह बाद जो है आप स्वयं हल करिए। जाहिर है कि आप उसका की तो आपके पास है ही है, उसको अलग से रख दीजिए, उसको देखिए मत। और उन जो 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, 30 प्रश्न जो भी आपके 2, 3, 4, 5 दिन में बन जाते हैं, आप उनकी की को हटा दीजिए, और जिन प्रश्नों को आपने स्वयं बनाया है उन प्रश्नों को 1 हफ्ते के अंतराल पे करने का प्रयास, हल करने का प्रयास करिए।
आप अचंभित हो जाएंगे ये देख के कि जिन प्रश्नों को आपने स्वयं बनाया है उन प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे जो प्रश्न आपने स्वयं बनाया है। और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो प्रश्न आपने बनाए हैं उन प्रश्नों को भी, अपने बनाए प्रश्नों में भी कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे गलतियां हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये आप 2-3 रणनीतियां लगाएंगे तो धीरे 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 आपको प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में न केवल विषय क्लियर होगा बल्कि उन प्रश्नों से जूझने की जो कला है वो भी आपको क्लियर होगी। तो इन 3 चीजों को हमें नहीं भूलना है कि नोट्स हमें वन लाइनर बनाना है, अपने बनाए हुए नोट्स से ही हमें स्वयं ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न बनाना है जो कि आईएएस में पूछे जाते हैं जितने प्रकार के प्रश्न। और तीसरी रणनीति कि अपने ही बनाए प्रश्नों को हमें 1 हफ्ते के अंतराल पे जब हल करना है और देखना है कि क्या हम सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाए या उसमें से भी हमारे कुछ प्रश्न गलत हो गए। और विश्वास मानिए कि जिन प्रश्नों को आपसे गलत हो जाएंगे जीवन में फिर वो दोबारा कभी आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि गलती से ही जब आदमी सीखता है तो बिल्कुल वो चीज दृढ़ हो जाती है, वो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। तो पहली तो आज का पार्ट ये है कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ना है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, विषय को समझने से काम नहीं चलेगा, उस पूरी रचना प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने में होती है। अब आइए देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, वो ये है कि आईएएस में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली छात्रों को, बहुत सारे छात्रों को जो कई बार उसको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, या कभी कभी उन्होंने एग्जाम भी दिया है, उनको तो कुछ क्लियर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो केवल ये समझते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसको कैसे हल करना है, बहुविकल्पीय होते हैं। लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्नों के प्रकार हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वैरायटी उनकी जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। प्राय आईएएस के जब प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव किस्म के जो प्रश्न पत्र आते हैं, चाहे वो किसी भी उसके हो, तो कोई भी पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, तो उसमें आपको बहुत सारे जो प्रश्न दिखेंगे उनके 7 प्रकार आपको दिखाई देंगे। आइए उन 7 प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि उसको हल करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। जो पहले प्रकार का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें सीधी सीधी बात होती है कि एक प्रश्न दिया होता है और उसके 4 विकल्प होते हैं। ये मान लीजिए कि आपका प्रश्न है, हाँ? और इस प्रश्न के A, B, C और D 4 उत्तर दिए होते हैं। इन चारों उत्तरों में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमने विकल्प A पढ़ा और हमको लगता है कि यही सही उत्तर होना चाहिए और हम उस पर निशान लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी पहला उत्तर तो सही होता है लेकिन पहले से भी ज्यादा दूसरा उत्तर सही हो सकता है, दूसरे से भी ज्यादा तीसरा उत्तर सही और पूर्ण हो सकता है, और हो सकता है कि चौथा उत्तर सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो। तो इसलिए हमेशा इतना पेशेंस जरूर एक्सरसाइज करिए कि आप चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़िए और ये देखिए कि केवल सही उत्तर का ही चयन हमें नहीं करना है, हमें उसमें सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पूर्ण उत्तर का चयन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी उसमें गलत नहीं होता लेकिन सत्यांश होता है। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न जो है वो सत्यांश है, वो पूर्ण उत्तर को व्यक्त नहीं करता। तो हमें केवल यही नहीं देखना है कि सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उत्तर वास्तव में पूर्ण सत्य को व्यक्त करता है कि नहीं। और इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चौथा विकल्प ये होता है उपरोक्त सभी सही या उपरोक्त सभी गलत। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रणनीतिक अंदाज में, नहीं तो कभी कभी हम अनचाहे में भी कोई उत्तर गलत कर देते हैं। और आप तो जानते हैं कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक एक उत्तर का हमारे हार और जीत में कितना बड़ा रोल होता है। इसलिए जो सबसे सरल प्रकार का प्रश्न होता है आईएएस में वो बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं उसको, कभी उसको हल्के से
मत लीजिएगा। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है, दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है आईएएस में, बहु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं उसको, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, बहु उत्तरीय प्रश्न। ये बड़ा ही खतरनाक प्रश्न होता है, और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रश्न दिया होता है, ये प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया और उस प्रश्न के 4 या कई उत्तर दिए होते हैं। मान लीजिए कि 4 उत्तर दिए हुए हैं और फिर उसमें कॉम्बिनेशन दिया होता है, और कॉम्बिनेशन में दिया हो कि 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। अर्थात आईएएस में ध्यान रखिएगा, हमेशा उत्तर ABCD के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो आपको एक प्रश्न दिया गया और उस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, और उस 4 उत्तर में एक ही उत्तर सही नहीं होता है, निश्चित ही एक से ज्यादा उत्तर सही होते हैं। जैसा कि आप कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि 3-3 उत्तर भी सही हो सकता है और कभी कभी 4 उत्तर भी सही हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा विकल्प सही है। और कभी कभी इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कम से कम अगर सही विकल्प अगर हम न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो हमें गलत विकल्प को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर हम ये निश्चित कर लें कि हाँ नहीं ये तो बिल्कुल इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं भाई ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, या ये इसमें नहीं है, या जो भी इसमें ऑप्शंस है, पहले हमें एलिमिनेशन का प्रोसेस उसमें अपनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो इसमें सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है, कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारे हिसाब से जो प्रश्न विकल्प सही हो सकते हैं वो तो चॉइस ही नहीं है इसमें। मान लीजिए कि आपको लगता है कि केवल ये और ये सही है, सेकेंड एंड थर्ड सही है, लेकिन आपको तो लगता है कि इसमें सेकेंड और थर्ड का तो विकल्प नहीं है। तो अब सेकेंड और थर्ड के विकल्प आपको ये 2 दिखाई दे रही हैं या ये 2 दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट और 4 में कौन सा सही है, या ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, और ये ऊपर वाले जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न था उससे ये कठिन विकल्प माना जाता है, कठिन प्रश्न माना जाता है। तो आपको दूसरा जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये बहुउत्तरीय जो प्रश्न है ये बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, और इसमें जरा भी जल्दीबाजी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसको खूब अच्छे से, अगर आपको लगे कि उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आप उसको स्किप कर दीजिए। जो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आपको जिन प्रश्नों पे हो, फर्स्ट राउंड में उन्हीं प्रश्नों को किया जाता है। सेकेंड राउंड में जरा भी डाउटफुल प्रश्नों को हम लोग टेकअप करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का बहुउत्तरीय विकल्प है। तीसरे प्रकार का जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो आईएएस का सबसे नटोरियस प्रश्न माना जाता है, जिसमें कथन और कारण के प्रश्न आते हैं। अर्थात 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक को कथन कहा जाता है, एसर्शन कहा जाता है, और दूसरे को रीजन कहा जाता है या कारण कहा जाता है, और उनके अंतर संबंधों पे 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट रीजन है ए का। अर्थात कथन और कारण 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, दोनों सही हैं, और रीजन जो है बिल्कुल सही है, सही कारण भी ये बता रहा है। दूसरा विकल्प होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इनकरेक्ट रीजन है, या करेक्ट रीजन नहीं है, नॉट करेक्ट रीजन। आर उसका सही कारण नहीं बता रहा है, कथन का पहले स्टेटमेंट का कारण सही नहीं बता रहा है। ये 2 तो क्लियर हो गए। उसके बाद सी विकल्प होता है कि ए सही, आर गलत, और चौथा होता है ए गलत, आर सही। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न छात्रों को बहुत परेशान करता है कि कभी कभी उनको यही नहीं समझ में आता कि इनके अंतर दोनों शायद जो दोनों सही होते हैं,
तो जो पहला ऑप्शन है वो सबसे कठिनाई वाला ऑप्शन होता है कि दोनों सही हैं और कभी कभी हम उनके अंतर संबंधों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में उसका कारण एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में ए और आर के बीच में बिकॉज लगाइए। बिकॉज का मतलब क्योंकि, अर्थात पहला सेंटेंस पढ़िए और दूसरा सेंटेंस पढ़िए और देखिए कि अगर इन दोनों के जो संबंध हैं वो बिकॉज से एक्सप्लेन होते हैं। कथन को अगर बिकॉज से करेक्टली लिंक आप कर सकते हैं, कारण से लिंक कर सकते हैं, तो आपका ये प्रेजेंटेशन, आपका ये उत्तर पहला ऑप्शन मांगेगा कि हाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। लेकिन अगर बिकॉज नहीं फिट हो रहा है तो दोनों इंडिपेंडेंटली सही हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, कथन और कारण वाले जो प्रश्न होते हैं, ये तीसरे प्रकार के होते हैं और इसमें आपको खूब अच्छी तरीके से लॉजिक लगाना पड़ रहा है, मतलब समझना पड़ता है। और लॉजिक लगाने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है, बस केवल आपको ये दिमाग अप्लाई करना पड़ता है कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है कि नहीं, इसका रीजन, रैशनल सेकेंड स्टेटमेंट, रीजन जो है, कारण जो है वो सही कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा है। हो सकता है कि वो कारण न बता रहा हो ठीक, लेकिन अपने आप में उसको बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तीसरे प्रकार का प्रश्न है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आइए देखते हैं चौथे प्रकार का जो प्रश्न होता है, आइए इसमें जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, वो चौथे प्रकार का प्रश्न उसको कहते हैं लिस्ट क्वेश्चंस। लिस्ट क्वेश्चंस, लिस्ट आप जानते हैं। लिस्ट में क्या होता है कि यहां पे एक प्रकार से दो सूची दी हुई, दो लिस्ट दी हुई होती है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दो सूची दी हुई होती है और उन दो सूचियों को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली और जे स्मिथ, ठीक, ये हो गया 1 2 3 4। और यहां पे लिस्ट 2 है, या इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं ए बी सी और डी, और यहां पे हम 4 ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन हम दे सकते हैं ऑन लिबर्टी, दूसरा ऑप्शन हम दे सकते हैं पॉलिटिक्स, तीसरा ऑप्शन हम दे सकते हैं स्टेट्समैन, और चौथा ऑप्शन हम दे सकते हैं द प्रिंस। अब आप देख रहे हैं कि ये विचारक हैं और ये उनकी पुस्तकें हैं, और आपको इन दोनों में इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। तो जो कोड दिया होता है उस कोड में बाकायदा ये आपको स्पष्ट करना होता है कि कौन सी चीज किसको कनेक्ट, कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का तरीका ये है कि पहले आप प्लेटो को पकड़िए और देखिए प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपको पता चलेगा कि प्लेटो ने स्टेट्समैन लिखी, तो अब आपका ए और 3 कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार से एरिस्टोटल जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी है, तो 2B और 2 कनेक्ट हो गया। मैकियावेली पे जब आप आते हैं तो आपने निशान लगाया द प्रिंस, और ऑटोमेटिकली जे.एस. मिल जो है वो ऑन लिबर्टी। तो इस प्रकार से ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इनका जो विन्यास बनता है वो थोड़ा कठिनाई वाला होता है। कोड बहुत ही इलेबोरेट कोड होता है और इस तरह से बनाया जाता है कि ए बी सी और डी, और इसमें ऊपर दिया होता है ए बी सी और डी कैपिटल्स में। ध्यान दीजिएगा कि ये कैपिटल में है और उत्तर कोड हमेशा स्मॉल ABCD में होता है। अब आपको यहाँ पे देना होता है कि सही उत्तर क्या है,
4 विकल्प दिए होंगे। अब देखिए इसमें सही उत्तर आपका क्या बनेगा, ए जो है वो 3 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। बी संबद्ध है 2 से, तो ये 2 नंबर पे आना चाहिए बी। सी मैकियावली जो है 4 नंबर पे है, तो मैकियावली पे 4, सी पे 4 होना चाहिए, और डी पे 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो विकल्प होगा ए सही होगा। शेष अन्य विकल्प दिए रहते हैं 3, 2, 1, 4 या 4, 3, 2, 1 या 4, 2, 1, 3, इस तरीके से तमाम विकल्प दिए हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपने एक विकल्प आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, क्योंकि आप अपनी किताब में जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर में आप इस प्रकार के निशान बना लीजिए और खर्च आइडेंटिफाई कर लीजिए कि करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आपका जो लिस्ट्स है वो मैच किससे करती हैं। तो ये लिस्ट सिस्टम का ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत कठिन प्रकार का प्रश्न होता है, इसको भी हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद 5वें प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको कहते हैं पेयरिंग क्वेश्चंस, युग्मित प्रश्न। युग्मित प्रश्न बड़ा सीधा सा होता है। इसमें एक प्रकार से 2 सूची होती है, 1 और 2, और बिल्कुल ठीक सामने ये लिखा होता है ए, बी, सी और डी, और 4 विकल्प यहाँ पे मान लीजिए कि 4 कोई चीजें दी हुई हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे पेयर्ड चीजें दी हुई होती हैं, और उसमें से यह पूछा जाता है इसमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है। तो हमें ध्यान रखिएगा कि ये बताना होता है कि हो सकता है सी करेक्टली पेयर्ड ना हो, तो जिसमें करेक्ट पेयरिंग ना हो उस पेयरिंग को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये हमारा 5वें प्रकार का आईएएस का प्रश्न है। ये थोड़ा सरल प्रकार का प्रश्न होता है 5वें प्रकार का। 6वें प्रकार का जो प्रश्न होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है, अर्थात काल क्रम वाला प्रश्न होता है। काल क्रम में आपसे प्राय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 3-4 घटनाएं पूछी जाती हैं। आपको 4 घटनाएं दे दी गई और कहा गया कि इनको काल क्रम में लगाइए। इसमें एक चीज मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी जो पेपर सेटर है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, और कॉम्प्लिकेशन ये पैदा कर देता है कि काल क्रम का मतलब ये देखिए ऐसे भी हो सकता है और काल क्रम का मतलब ऐसे भी हो सकता है। अर्थात अगर ये 2018 चल रहा है और ये 1918 चल रहा है, तो अब देखिए दोनों कालक्रम में है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अर्थात यहां से अगर कालक्रम हम पूछें तो हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि पीछे से आगे की तरफ इसको कालक्रम में लगाइए, और हम ये भी आपसे कह सकते हैं कि आगे से पीछे की तरफ आप इसको कालक्रम में लगाइए। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कालक्रम वाले प्रश्नों में ये गलती प्राय छात्रों से हो जाती है कि वो ये नहीं पढ़ते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है। अर्थात कभी कोई घटना पहले हुई, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि भाई दांडी मार्च, नमक तोड़ो सत्याग्रह, या ये गांधी जी का करो और मरो का नारा, या और भी कोई हम आपको इतिहास में तथ्य दे दें, ये 4 चीजों को बढ़ते हुए कालक्रम में लगाइए, अर्थात पीछे से आगे की तरफ इसको ले चलिए। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो सबसे पहली घटना हुई थी वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो सबसे ताजा घटना होगी वो अंत में आएगी। प्रश्न की भाषा ये भी हो सकती है कि जो घटना सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले लगाइए, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए, आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ चलिए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये जरूर शब्दावली अपने ढूंढिएगा कालक्रम वाले आपके जो प्रश्न है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। वैसे अदरवाइज ये सरल प्रश्न होता है, लेकिन ये गलती इसमें कभी हो जाती है कि हमको देखना होता है कि बढ़ते कालक्रम में या घटते कालक्रम में इसको लगाना है। और अंत में जो 7वां प्रश्न होता है वो होता है प्रेसी क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात एक पैराग्राफ आपको दिया होता है
और इस पैराग्राफ पे आपसे कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ के अपने विकल्पों का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन 7 प्रकार के प्रश्नों को आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आईएएस के प्रिलिमिनरी के पेपर में आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के अनुरूप, मैंने तो यहाँ संक्षेप में आपको बताया है, आप बाकायदा एक एक प्रश्न को देखिए और अपनी कोशिश में आप कोशिश यही करिए, जैसे प्रीएम्बल पे अगर आपको 10 क्वेश्चन बनाना है तो कोशिश करिए कि उसमें आप ये 7 प्रकार के प्रश्न जो है प्रीएम्बल पे बना सकें, या मूल मौलिक अधिकारों पे बना सकें, या अगर एक आर्थिक इकोनॉमिक्स पे बना रहे हैं, या अगर आप ज्योग्राफी में बना रहे हैं, या अगर आप हिस्ट्री में बना रहे हैं, तो किसी भी विषय पे जब आप प्रश्न की रचना करें तो बाकायदा इन 7 प्रकार के प्रश्नों को आपको अपने वन लाइनर, और जो मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 बनाने हैं, आप इसको बनाइए। आप देखेंगे कि जब इस रचना प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, ये कठिन है, मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ वो कोई शॉर्टकट या सरल तरीके नहीं है, वो कठिन तरीके हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि आईएएस एक बहुत कठिन परीक्षा है, उसमें सरल तरीके से सफलता नहीं मिल सकती है। तो आपको अगर एक वास्तव में गंभीर आप छात्र हैं और आपको आईएएस की तैयारी वास्तव में गंभीरता से करनी है, तो आपको इस पूरी रचना प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और जब आप वास्तव में इसमें लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे 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 कितनी पकड़ आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे गंभीर होती चली आ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज से ही आप इसका प्रयास करेंगे, और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।